सो वेलकम बैक गाइस टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ रोलिंग और मेटल फॉर्मिंग। तो हम रोलिंग का लास्ट सेशन ही अटेंड करने जा रहे हैं और इसमें अब हम जो रोलिंग के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसा हम हमेशा ही करते हैं, इजी से टफ की तरफ जाते हैं वैसे ही जाएंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मेटल फॉर्मिंग में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ही आसान आते हैं। 80% न्यूमेरिकल फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, 10 to 20% होते हैं इसमें कुछ सोचना पड़ता है, थोड़े लेंदी होते हैं। तो पहले हम उस 80% वाले पोर्शन को कवर करेंगे। फिर मैंने आपको कल बताया था कि टाइप्स ऑफ रोलिंग व्हील हम पूरा नहीं पढ़ पाए, अभी तक कुछ बची हुई है। तो वो जो बची हुई टाइप्स है ना माय डियर, उनके लिए कुछ हमें 3D डायग्राम्स की जरूरत है, जो कि बड़ा मुश्किल है वैसे देखना अगर हम बोर्ड पे बनाए तो इसलिए मैंने क्या किया, उनको दिखाने के लिए आपको पीपीटीज तैयार किए। तो उन पीपीटीज के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो पीपीटीज वाला जो पार्ट है ये मिसलेनियस जैसा है। जैसे कास्टिंग वेल्डिंग में आपने देखा होगा तो मिसलेनियस में जनरली किया ही जाता है कि स्टूडेंट्स को नोट्स दे दिया जाता है कि अपने आप देख ले। पर मैंने ऐसा नोटिस किया कि नोट्स वो फिर साइड में चले जाता है, कोई देखता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरीके से आपको बस दिखा दूं एक बार कि कैसे वो प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इनको कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। कोई 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे P&I में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, कोई एक आधा मैकेनिकल में। तो वो क्वेश्चंस भी आप बना पाओ, बस यही टारगेट है। तो माय डियर हम बिल्कुल A to Z हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं और उसको भी कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कास्टिंग वेल्डिंग के प्रैक्टिस सेशन की बात बोली है, विद इन 2 to 3 days यू विल बी हैविंग दोस सेशंस विद यू। एंड कास्टिंग के प्रीवियस ईयर्स मैं शेयर कर चुका हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, और इन 4 न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल रोलिंग में आते हैं। और आपको ये जो मैं सारी टाइप्स कवर कर रहा हूं, इस पे कम से कम 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स गेट में सोल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ये टाइप्स है जैसा मैंने बोला, इन अ रोलिंग प्रोसेस, सारे गेट के क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे भी है। इन अ रोलिंग प्रोसेस शीट ऑफ 25 mm थिकनेस, भाई इनिशियल थिकनेस जो है वो 25 mm है। शीट ऑफ 25 mm थिकनेस is rolled to 20 mm thickness in a single pass rolling operation। 25 से 20 हो गई सिंगल पास में, तो ये वाली जो चीज है वो डेल्टा एच है, ये हमें पता ही है। एंड माय डियर ही इज सेइंग दैट डायमीटर ऑफ रोलर इज 600 mm। डायमीटर ऑफ रोलर जो है वो 600 mm है। और आपसे बोला जा रहा है कि जो रोटेट कर रहा है वो 100 RPM से रोलर कर रहा है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पावर नहीं पूछी। हम जो फाइंड आउट द रोल्ड स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ। रोल्ड स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन को ही बोलते हैं। एंड माय डियर इट इज गिवन एज L इक्वल्स टू R डेल्टा H। हमने देखा था इसका डेरिवेशन। और यहाँ पे आपको पता है रेडियस हो जाएगी 300 mm, डेल्टा H 5 mm दिख ही रहा है, दोनों mm में है तो ऑब्वियसली 1500, तो mm में ही आंसर हमारा आएगा। द आंसर इज 38.729 mm। सो माय डियर ये फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, और इस तरह के 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको श्योर शॉट मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। और हर दूसरे तीसरे साल ये न्यूमेरिकल आता है, इस तरह का डाटा चेंज होता है, करना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारी टाइप कवर करनी है हमें। नेक्स्ट इज द थिकनेस ऑफ मेटालिक शीट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 16 mm टू ए फाइनल वैल्यू ऑफ 10 mm। इनिशियल वैल्यू ऑफ 16 mm टू ए फाइनल वैल्यू ऑफ 10 mm in a single pass rolling operation। once again it is given as delta H। ये आपको दे दिया गया कि डेल्टा H है ये। and with a pair of rollers with diameter 400 mm। जो रोलर्स का पेयर है उसका जो डायमीटर है वो 400 mm है। एंड माय डियर उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ बाइट। अब माय डियर एंगल ऑफ बाइट की अगर हम बात करते हैं तो हम देख चुके हैं tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा H अपॉन R। सो स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा H इज 6, R इज 200, इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। एंड माय डियर अगर हम देखें दिस इज बेसिकली, इसको अगर हम देखें 6/200, यू विल बी हैविंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एज द आंसर विल बी 0.1732, पर हमें तो थीटा निकालना है तो इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ दैट। ये जो आंसर आएगा वो डिग्रीज में आएगा एंड यू विल बी हैविंग द आंसर एज 9.826 डिग्रीज। अब आपको रेडियन में पूछा जाए तो इंटू π/180 कर लो, रेडियन में आंसर मिल जाएगा, पर हमसे डिग्रीज में ही पूछा हुआ था। तो माय डियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरी टाइप हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड टाइप, जिसमें हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ पासेस। इस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन अब तक आए, बाकी जो टाइप देख रहे हो 5-5, 6-6 क्वेश्चन मिल चुके हैं। थिकनेस ऑफ प्लेट इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 60 mm टू 30 mm। इनिशियल जो थिकनेस है, इनिशियल थिकनेस H0 इज 60 mm। फाइनल थिकनेस इज 30 mm। बाय मल्टीपास रोलिंग ऑपरेशन रोल रेडियस इज 350 mm। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15।
एज्यूम इक्वल ड्राफ्ट इन ईच पास, तो माय डियर जो डेल्टा एच है वो इक्वल है हर पास में, ड्राफ्ट इज इक्वल इन ईच एंड एवरी पास, एंड देन फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ पासेस। अब माय डियर हमसे पूछा कि मिनिमम नंबर ऑफ पासेस बताओ। अगर हमसे पूछता नंबर ऑफ पासेस, तो नंबर ऑफ पासेस में हम लिख देते कि भाई जो टोटल डेल्टा एच है 30, जो आप देख सकते हो जो टोटल है दैट इज एच नॉट माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एच। अगर हम ये लिख देते तो हमें नंबर ऑफ पासेस मिलते, पर हमसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ पासेस, तो मिनिमम कब होंगे, एच नॉट और एच एफ तो फिक्स है, तो जब ये डेल्टा एच मैक्सिमम हो जाए, है ना। और आपको पता है डेल्टा एच मैक्सिमम क्या होता है, डेल्टा एच मैक्सिमम होता है माय डियर म्यू स्क्वायर आर, और अगर ये म्यू स्क्वायर आर होता है तो माय डियर म्यू भी पता आर भी पता, जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इट इज 0.15 का स्क्वायर इंटू रेडियस इज 350, तो ये जो मिल जाएगा हमें मिल जाएगा दिस इज 7.875 mm, और यहां से जो मिनिमम नंबर ऑफ पासेस मिलेंगे एच नॉट माइनस एच एफ इट इज गोइंग टू बी 30 डिवाइडेड बाय 7.875, तो 30 डिवाइड बाय द सेम, द आंसर इज 3.809, तो पासेस विल बी 4। अब माय डियर कुछ लोग बोलते हैं कि सर 4 क्यों लिखा, तो मैंने कहा अगर 3.00001 भी होता ना तो भी आंसर 4 ही होता, क्योंकि माय डियर ये मिनिमम नंबर ऑफ पास है, मतलब इससे कम पास में नहीं हो सकता, तो इससे कम जो 3 होता तो इससे ज्यादा में ही होगा, तो ज्यादा के लिए 4 पासेस फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो इसलिए आंसर हम 4 कर देंगे। माय डियर द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, जो हम सिंपल टाइप से देख रहे हैं, ये आपको मेजॉरिटी मिलने वाली है, तो जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है वो ये है, इट इज बेसिकली स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूं मैं। इन अ रोलिंग ऑपरेशन यूजिंग रोल्स ऑफ डायमीटर 500 mm, डायमीटर दिया है 500 mm, 25 mm thick, a 25 mm thick plate cannot be reduced to less than 20 mm in a single pass, find out the coefficient of friction। भाई पहले तो ये बोल दिया गया कि सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन है और सिंगल पास में इतना हो सकता है, मतलब ये बोल दिया गया कि जो 25 mm है वो 20 से कम नहीं हो सकती। तो आपको पता है माय डियर हम डेल्टा एच को लिखते हैं एच नॉट माइनस एच वन, पर हमें बोला गया है कि जो H1 है ना, ये H1 नहीं, H1 मिनिमम है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता। तो ये मिनिमम कब होगा, जब डेल्टा H जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो डेल्टा H मैक्सिमम क्या होता है माय डियर, म्यू स्क्वायर आर, तो इट इज 25 माइनस 20। अब यहां से म्यू क्या आ जाएगा, 5/250 का स्क्वायर रूट, एंड माय डियर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए वैल्यू क्या आती है फिर, 5/250 इसका स्क्वायर रूट, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, और हमें मिल जाएगा 0.14142। तो माय डियर इस तरह के न्यूमेरिकल्स ढेरों हैं रोलिंग में, और इसके बाद जो आप रोलिंग की टाइप्स देखने जा रहे हैं नो डाउट वो मिसलेनियस है। लुब्रिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा, ये सब मिसलेनियस है, क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं बट आते हैं, और P&I और ESC में ज्यादा आ सकते हैं। तो हम करना सब कुछ है हमें, और बहुत अच्छे से हम देखेंगे। और जैसे मैंने कहा मिसलेनियस वाले थोड़े से अच्छे कम लगते हैं लेक्चर्स, क्योंकि वो माय डियर ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें पता भी होता है उसमें आना कुछ है नहीं, रट्टा मारने वाली चीज है, बट स्टिल माय डियर एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस वी नीड टू कवर दैट। और इसके बाद हम एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग जब करेंगे तो इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिसमें पावर और टॉर्क का बात पूछा हुआ रहेगा वो भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग देखेंगे। तो माय डियर मेटल फॉर्मिंग, बल्क मेटल फॉर्मिंग बस अगले समझ लो कि 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बिफोर 15th में आपका कास्टिंग का टेस्ट हो, उससे पहले हम बल्क मेटल फॉर्मिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो माय डियर चलिए देखते हैं फिर आगे स्लाइड्स देखते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए गुड बाय, बट स्लाइड्स देखने के बाद इट्स ओके। चलिए हेलो गाइस, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने रोलिंग मिल्स की बहुत सारी टाइप देखी थी, और मैंने आपको बताया था कुछ और रोलिंग मिल्स की टाइप्स अभी बची हुई है, और ये जो रोलिंग मिल्स की टाइप्स है इसके लिए थोड़ा सा फिगर्स और एनिमेशंस वगैरह की जरूरत थी, इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसको पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरह से और प्रोसेसिंग होते हैं। फिगर देख करके आपके लिए भी काम आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो रिंग रोलिंग प्रोसेस है। हम ऑलरेडी 2 हाई रोलिंग व्हील, 3 हाई रोलिंग व्हील ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक 2 हाई रोलिंग व्हील देख चुके हैं, फिर 3 हाई रोलिंग व्हील देख चुके हैं, फिर 4 हाई रोलिंग व्हील देख चुके हैं, फिर 12 हाई एंड 6 हाई भी देख चुके हैं, फिर हम क्लस्टर इसको मिल भी बोलते हैं, आपको याद दिलाया होगा मैंने। और इसके साथ ही हम विद दैट ऑल्सो हम लोग डिस्कस कर चुके थे
प्लेनेटरी रोलिंग मिल भी, प्लेनेटरी रोलिंग मिल क्या होता है वो भी हम देख चुके थे। और उसके साथ ही हमने एक और रोलिंग प्रोसेस देखा था जो कि आपको याद होगा एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए यूज होता था, पैक रोलिंग प्रोसेस, दैट वाज पैक रोलिंग, है ना। तो माय डियर अब हम जो नया प्रोसेस देखने जा रहे हैं उसका नाम है रिंग रोलिंग। जैसा कि नाम ही बता रहा है रिंग रोलिंग, तो यहाँ पर क्या है, जो रिंग तरह की शेप्स है, जैसे रिंग्स होती है ना, होलो होती है रिंग ऐसे इस तरह के लिए, जैसे मान लो इस तरह की कोई शेप है, तो इस तरह की शेप के लिए हम एक ले लेते हैं इंटरनल रोलर, फिगर आपको दिखा भी रखा है मैंने। एक ऐसे आउटर रोलर होता है, वन इज इनर रोलर, अदर इज आउटर रोलर, इस तरीके से दो रोलर होते हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, जैसे आप इस फिगर को देख सकते हो, ये वाला जो फिगर है इसमें आप देख रहे हो ये एक रोलर है जो अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ भी रोलर होता है, तो इनर रोलर और आउटर रोलर मिल करके इसको शेप देते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है जिसको रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो रिंग रोल्स आर यूज फॉर ट्यूब रोलिंग एंड रिंग रोलिंग। ट्यूब जनरली इसीलिए बोलते हैं कि ये एक तरह से होलो सेक्शन टाइप की चीज है, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं। और जैसे ही जो रोलर्स है, ये जो रोलर्स आप देख रहे हो, ये रोलर्स जो मटेरियल को स्क्वीज करते हैं, जैसे जैसे स्क्वीज करते हैं और साथ साथ रोटेट भी कर रहे होते हैं, रोलर रोटेट भी कर रहे हैं, स्क्वीज भी कर रहे हैं। तो ऐसा करने से होता है कि जो वॉल की थिकनेस है, वो थिकनेस जनरली जो होती है वो रिड्यूस करती है और डायमीटर ऑफ द रिंग बढ़ता है। तो माय डियर थिकनेस रिड्यूसेस, थिकनेस रिड्यूसेस, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसी को हाईलाइट कर देता हूँ, दैट थिकनेस रिड्यूसेस एंड डायमीटर ऑफ रिंग इंक्रीजेस। एंड माय डियर शेप्ड रोल्स कैन बी, शेप्ड रोल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो इस यहाँ पे इस डायग्राम को क्लैरिटी से देख सकते हो, ये इनर वाला रोलर है, ये आउटर वाला रोलर है, और ये आपका मटेरियल है ना, दिस इज मटेरियल। चलिए अब ये इस तरीके से रोलर है, तो इसका जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है और थिकनेस जो है वो कम हो रही है। और इसके टॉप फेस पर भी कुछ हम ऐसे शेप रोलर भी ले सकते हैं अगर हमें कुछ इसकी शेप को और ज्यादा इंप्रूव करना हो, वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमें प्रोफाइल चाहिए हो, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। तो हालांकि इस सब में बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये थोड़ा सा प्रोसेस पता होने चाहिए। कभी कभी जैसे रिंग रोलिंग से क्वेश्चन कैसा आता है, रिंग रोलिंग से अभी तक जो क्वेश्चन आया वो ये आया था बेसिकली कि इसमें वॉल थिकनेस और जो डायमीटर है उनमें से कौन बढ़ता है और कौन कम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो माय डियर इसके बाद रिंग रोल्स आर मेड ऑफ स्पेरोडाइज्ड ग्रेफाइट बेनाइट। अब ये बेनाइट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन होगा माय डियर जब हम पढ़ेंगे मटेरियल साइंस के अंदर ट्रिपल टी डायग्राम। तो ट्रिपल टी डायग्राम के अंदर मैं इस बारे में बात करूंगा कि बेनाइट होता क्या है और पियर लाइट क्या होता है। अभी के लिए आप इसको जस्ट याद रख सकते हैं, एक मटेरियल है ये। रिंग रोल्स जो है किस मटेरियल के बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ स्फेरोडाइज्ड ग्रेफाइट बेनेटिक पियर लाइटिक मिक्सचर और एलोए कास्ट स्टील बेस। तो दे आर द मटेरियल्स। हालांकि इन सबसे क्वेश्चन आने के कोई चांस रहते नहीं है और वैसे फालतू की चीजें, बट यस जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं। और गेट में पी एंड आई में जरूर आ सकते हैं और एक बार आया भी है, और ये आया यही है कि थिकनेस और इसके बारे में क्या होगा, क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा। मटेरियल्स के नाम पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम रहती है, पर फिर भी आप रेडी रहे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया सारी चीजें पढ़ाने का, तो इसलिए इन टॉपिक को हम ऐसे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज माय डियर शीट रोलिंग। शीट रोलिंग में तो आप देख ही रहे हो, ये शीट रोलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हम करते हैं। जैसे आपको ये तो पता ही है, रोलर्स में भी जब ये मटेरियल जा रहा होता है तो इसका क्रॉस सेक्शन तो कम ही हो रहा होता है ना, जो नॉर्मल रोलिंग प्रोसेस आपने देखा है। तो जब ये क्रॉस सेक्शन कम हो रहा होता है तो यहाँ भी क्रॉस सेक्शन ही कम हो रहा है, और ये कॉन्टिन्यूअस बेसिकली प्रोसेस होता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें शीट रोल होकर के सीधा ऐसे स्ट्रिप की फॉर्म में बेंड होती चली जाती है और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये रोल्ड स्ट्रिप है आपकी, ओके, दिस इज योर रोल्ड स्ट्रिप, दिस इज रोल्ड स्ट्रिप, है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को शीट रोलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज, एक बार फिर देखना चाहे तो देख ले शीट रोलिंग क्या है। तो जैसे मैंने आपसे बोला, टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल थिकनेस ऑफ द मटेरियल दिस प्रोसेस इज यूज्ड, दिस इज शीट रोलिंग प्रोसेस। मतलब ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें समझाने लायक कुछ खास नहीं है, पर एक बार आप फिगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे ये प्रोसेस बेसिकली हो क्या रहा है। जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ से शीट ऐसे जो जा रही है, ये इस रोलर से फिर जा रही है, तो रोलर्स के बीच में से पास करके इसकी जो क्रॉस सेक्शनल थिकनेस है उसको हम कम करते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटीन्यूअस, वैसे भी रोलिंग कंटीन्यूअस ही होता है, और ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी जैसे जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो है रोल्ड स्ट्रिप्स को पूरा पैक किया हुआ है, तो मतलब लंबी काफी शीट्स होती है जिनमें कंटिन्यूटी में होता है काम। नेक्स्ट देखते हैं रोल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। अब रोल फॉर्मिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक रोलर्स लगे होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो रोलर्स आपको दिख रहे होंगे। इन रोलर से जब मटेरियल पास करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक शेप्स के अंदर आता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो इस तरह के सेक्शन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इज इट ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, आई काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरह के क्रॉस सेक्शन इन रोलर से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो इसको रोल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें रोलर्स की स्पेसिफिक शेप्स होती है जिसके अकॉर्डिंगली जब मटेरियल रोलर के बीच में से जाता है उस तरह की शेप लेता हुआ चला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम रोल फॉर्मिंग बोलते हैं।
और ऑब्वियसली ये रोलिंग जो है एक तरह का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस ही ऑलरेडी पर इसके अंदर हम स्पेसिफिक शेप दे रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को रोल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है रोल बेंडिंग। तो माय डियर यहाँ पर ये एक रोलर, ये दूसरा रोलर और ये तीसरा रोलर, जब ऐसे तीन रोलर्स के बीच में से किसी मटेरियल को कॉन्टिन्यूसली बेंड किया जाता है, मतलब हो रही है बेंडिंग, और उस बेंडिंग के लिए हम यूज किसको कर रहे हैं, रोलर्स को, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रोल बेंडिंग प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ 3 पॉइंट बेंडिंग है ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीन कॉन्टिन्यूस पॉइंट बेंडिंग है, जहाँ पे प्लेट, शीट्स और रोल्ड शेप जो है वो बेंड की जाती है डिजायर्ड कर्वेचर के अंदर। डिजायर्ड कर्वेचर जो आपको चाहिए उस तरह का कर्वेचर इससे मिल जाता है। जो ये वाला रोलर होता है वो एडजस्टेबल होता है, दिस रोलर इज एडजस्टेबल, है ना। ये वाला रोलर जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, और इससे आप कंट्रोल कर सकते हो डिग्री ऑफ कर्वेचर। अब आप बोल रहे हो सर डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो माय डियर डिग्री ऑफ कर्वेचर जैसे मैंने आपसे कहा, एक होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक होती है डिग्री। तो जैसे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स से मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, है ना। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन की डिग्री होती है 1, तो नंबर ऑफ पॉइंट से डिग्री हमेशा एक कम होती है। इसी तरीके से जब 3 पॉइंट होंगे तो एक कर्व बन सकती है। नाउ इट इज जनरली एक क्वाड्रेटिक कर्व, जनरली ऐसी कर्व बनती है, इसकी डिग्री होती है 2, क्योंकि जनरली जो डिग्री ऑफ द कर्व होती है वो एक कम होती है नंबर ऑफ पॉइंट से। इफ n पॉइंट्स then n minus 1 is डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं, समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और किसी तरह की आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और यहाँ पे तो जैसा मैंने आपसे बोला ही कि अपर रोलर एडजस्टेबल होता है, इस डिग्री को ही कंट्रोल करने के लिए कर्वेचर का डिग्री आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इन जनरल ये जो मैंने बातें बताई आपको 3 पॉइंट्स के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा 2 पॉइंट्स मेरे पास है, इन दोनों को मिला लिया तो स्ट्रेट लाइन बन गया, ऐसे 3 पॉइंट है तो जनरली एक पैराबोला बनता है। बाकी पॉइंट की पोजीशन चेंज करोगे तो कर्व का नेचर थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो सकता है, तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। ये इसका रियल फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती है रोल बेंडिंग के अंदर। नेक्स्ट इज शेप रोलिंग। तो माय डियर शेप रोलिंग में अगर आप बात कर रहे हो, पैक रोलिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। शेप रोलिंग कुछ इस तरीके के रोलर्स होते हैं, देखो आप देख ही रहे हो, रोलर्स का एक दूसरा व्यू है, इस तरीके के रोलर्स है, और जब इस तरीके से रोलर्स में से शीट जाएगी तो शीट ऐसी शेप ले लेगी। आपने देखा होगा जो कुछ लोगों के घरों में ऐसे टीन शेड लगा होता है, वो कुछ ऐसा ही तो होता है देखने में, टीन शेड जो होता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स आप इस प्रोसेस से बना सकते हो। तो माय डियर इस तरीके से इस प्रोसेस को बोलते हैं शेप रोलिंग, दिस इज नोन एज शेप रोलिंग। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस रोलर्स लगे होते हैं जो इस तरीके से मटेरियल को फॉर्म करते हैं, मटेरियल इन रोलर्स के थ्रू पास होता है। जैसे मैंने रोलर्स को ऐसे लगा दिया, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये एक रोलर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से, तो शीट जो है इसी शेप में आने लगेगी, समझ गए। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल शेप ऑफ द शीट इन विच इट इज गोइंग टू कम। तो इस तरह के प्रोसेस को हम शेप रोलिंग बोलते हैं। पैक रोलिंग हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन बता देता हूँ। पैक रोलिंग इन्वॉल्व्स हॉट रोलिंग मल्टीपल शीट्स ऑफ मटेरियल एट वंस सच एज एल्यूमिनियम फॉइल, देख चुके। थिन सरफेस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स देयर वेल्डिंग, ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे वेल्डिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वेल्डिंग का प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, या तो हीट या तो प्रेशर। और रोलिंग में ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो है ही, तो चांसेस होते हैं कि वेल्डिंग हो जाए, पर वही जो थिन सरफेस ऑक्साइड लेयर होती है वो इनकी वेल्डिंग को प्रिवेंट करती है। तो पैक रोलिंग हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ शेप रोलिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ये देखो, ये जितने भी प्रोसेस है ना, इसमें आप सोच रहे होंगे सर इसमें याद क्या करना है, तो माय डियर याद करने वाली बहुत छोटी छोटी 2-4 चीजें, इससे ज्यादा नहीं। बाकी यहाँ पर बेसिकली मुझे आपको दिखाने थे कि कल को आपसे कोई पूछ ले कि शेप रोलिंग क्या होता है, तो इस तरह के प्रोसेसेस आपको जब तक पता नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगता। मतलब यहाँ पे मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे कैसे रोलिंग प्रोसेसेस होते हैं, उसको हमने कंसीडर किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज थ्रेड रोलिंग। अब आइडिया थ्रेड रोलिंग को आप देखना चाहते हैं तो थ्रेड रोलिंग में हम आएंगे। थ्रेड रोलिंग में हम क्या करते हैं, यूज्ड टू प्रोड्यूस, दिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस थ्रेड्स इन सब्सटेंशियल अमाउंट, और दिस इज अ कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। जैसा कि कोल्ड फॉर्मिंग बोल रहा हूँ, तो वैसे मैंने बोला भी था, जो आपकी रोलिंग होती है वो हॉट भी हो सकती है और वो कोल्ड भी हो सकती है। अब थ्रेड में रोलिंग में हम करते क्या है, जैसे मेरे पास ये एक ब्लैंक है जिसके अंदर मुझे थ्रेड प्रोड्यूस करना है, लेट अस से आई एम हैविंग अ ब्लैंक, इसमें मुझे थ्रेड प्रोड्यूस करना है, और एक दूसरा ब्लैंक है, तो ये 2 ब्लैंक है जिनमें हमें थ्रेड प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्लैंक्स के बीच में
एक डिवाइस या एक स्क्रू ले लेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी थ्रेड्स बने हुए होते हैं, है ना, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में इसको लेकर के, मतलब सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ, इन दोनों ब्लॉक्स में लेकर के इनको रगड़ देते हैं। या अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये मान के चलो, ये जो मेरे पास जो पेंसिल दिखा रहा हूँ, ये वो डिवाइस है जिसके ऊपर स्क्रू थ्रेड बने हुए हैं। ये दो ब्लॉक्स इसको ऐसे पकड़ेंगे, अगर आप मेरे को देख पा रहे हो, ये दो ब्लॉक इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से धीरे धीरे जो भी शेप आपके थ्रेड्स की है वो इन दोनों के ऊपर आने लग जाएगी। और ये क्योंकि फॉर्मिंग प्रोसेस है, इसमें कटिंग नहीं होने वाली है, ठीक है, इसमें मेटल फॉर्मिंग होगा और कोई मटेरियल रिमूवल भी नहीं होता इन जनरल, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो बस होता ये है कि मटेरियल डिजायर्ड शेप में आ जाता है। तो जैसे मैंने आपसे बोला, तो ये जो दो वर्क पीस है, इन दोनों के बीच में इस स्क्रू थ्रेड वाले पोर्शन को लेकर के रगड़ देते हैं या फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। जब ऐसे ऐसे आप करोगे तो थ्रेड्स बनते चले जाएंगे आपके इन दोनों बॉक्स के ऊपर। तो भाई कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच द थ्रेड्स आर फॉर्म बाय रोलिंग ए थ्रेड ब्लैंक। इसको मैं जो बोल रहा हूँ ये बेसिकली थ्रेड ब्लैंक है, ठीक है, सॉरी, rolling a thread blank between hardened dies that cause the metal to flow radially into the desired shape. No metal is removed, greater strength, smoother, harder, and more wear resistant surface of than the cut threads. मतलब जो कटिंग से कट थ्रेड बनते हैं उससे ये बेहतर होते हैं, क्योंकि उसमें मटेरियल रिमूवल होता है, इसमें मटेरियल रिमूवल नहीं हुआ। और वैसे भी आप जानते हो कोल्ड वर्किंग में जब हम काम करते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में, तो उस स्ट्रेंथ के बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। आपको पता है ना कि SUT बढ़ाने का तरीका है कोल्ड वर्किंग। तो माय डियर बस वही कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर हम थ्रेड रोलिंग की बात करें तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि ब्रिटल तो फ्रैक्चर हो जाएंगे। ब्लैंक डायमीटर जो है वो लिटल थोड़ा सा ज्यादा होता है पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड से। जो ब्लैंक का डायमीटर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है लिटिल डायमीटर पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड से। मेजर डायमीटर जो है हमेशा बड़ा होता है डायमीटर ऑफ ब्लैंक से। भाई आपको पता है जब थ्रेड ऐसे बनते हैं, तो थ्रेड जब बनते हैं, तो जब मैं आपको मेट्रोलॉजी में थ्रेड मेट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, थ्रेड कटिंग वगैरह, तो उस समय पे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी। आपको पता है ये मेजर डायमीटर होता है, ये माइनर डायमीटर होता है, एक पिच डायमीटर होता है। तो किस तरीके से डिफाइंड है सब में हम जाएंगे। वही बोला गया कि मेजर डायमीटर बड़ा होता है पिच वाले से और माइनर छोटा होता है। तो कहीं से अब ये समझो आपके पास नॉर्मली मटेरियल बराबर है, तो कहीं मटेरियल ज्यादा जाना है और कहीं निकलना है, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए कोई मटेरियल रिमूव होगा ही नहीं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम थ्रेड रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज थ्रेड रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। और तो आइडियल इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर बाय रोलिंग है, इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम मेटल कटिंग पढ़ेंगे तो मेटल कटिंग में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गियर मैन्युफैक्चरिंग। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे गियर मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो उसमें गियर मैन्युफैक्चरिंग बाय बहुत सारे प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। उसमें होबिंग भी होगा, इंडेक्सिंग भी होगा और उसमें रोलिंग भी होगा। तो उस समय पे हम इसका जिक्र करेंगे डिटेल में। और इसके अलावा बाकी रोलिंग में जो भी सारी चीजें थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक दो छोटी छोटी चीजें बची हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज बेसिकली रोल पियर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। गियर टीथ वाले को छोड़ देते हैं। अभी रोल पियर्सिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होलो शेप्स के लिए होता है। पियर्सिंग जनरली कटिंग का प्रतीक होता है, ठीक है। तो रोल पियर्सिंग में आप देख रहे हो ये आपके पास ट्यूब जैसी एक शेप है, इस पे दो ये रोलर्स है और ये बीच में मेंड्रल है। ये जो है ये मेंड्रल है। तो मेंड्रल इज टू बेसिकली मेंटेन द सिलिंड्रिसिटी ऑफ द होलो प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेंड्रल है। और इसके अलावा ये जो दोनों रोलर्स हैं ये किसी एंगल पे रखे जाते हैं। आपको दिख ही रहा होगा एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एक एंगल पे होते हैं। बल्कि आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझे कि दोनों की एक्सिस किसी एंगल पे होती है। एक ऐसे है तो एक, मतलब दोनों के एक्सिस एंगल पे होने का मतलब है दे आर लाइक दिस, द एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इस तरीके से होती है दोनों की एक्सिस, लाइक मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप फिगर में देख पा रहे हो तो इस तरीके से होते हैं किसी एंगल पे, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये नाइदर पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर है। तो एक का प्लेन जो होगा, अब मैं इसको ऑन पेपर इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अलग अलग प्लेन्स में होते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग प्लेन में तो इसमें दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, इट इज लाइक, मतलब दोनों, ये जो इसकी एक्सिस है और जो इसकी एक्सिस है, दे आर इन डिफरेंट प्लेन बट दे आर एट सम एंगल, ठीक है। तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझे, एक अगर ऐसे है तो दूसरा इस चीज गोइंग टू बी लाइक ऐसे किसी एंगल पे, तो दोनों रोलर्स किसी एंगल पे होते हैं, ठीक है। आप दोनों के एक्सिस देख भी पाएंगे, एक ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, एक ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और दोनों के एक्सिस किसी एंगल पे है, ठीक है। तो इस तरीके से रोल पियर्सिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें भी आप देखो बाहर से रोलर्स घूम रहे हैं, अंदर मेंड्रिल है, तो ये भी थिकनेस को थोड़ा कम ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है रोल पियर्सिंग। इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं।
It is a variation of rolling called roll piercing. The billet or round stroke is rolled between two rolls, both of them rotating in the same direction with their axis at an angle 4.5 से 6.5 degree. And my dear, इसके बाद आपको दिख रहा है these rolls have a central cylindrical portion with the sides tapering slightly. These are two small side roller which help in guiding the metal. वो metal को guide करते हैं, ठीक है? Taper किए गए हैं. Because of the angle at which the roll meets the metal, it gets additional to rotary motion and additional axial advancement, which bring the metal into the rolls. कहने का मतलब ये है क्योंकि वो किसी एंगल पे है तो इसके कारण मटेरियल को अंदर की तरफ एंट्री करने में भी एक हेल्प मिल जाती है, मतलब एक एक्सियल डायरेक्शन का मोशन अपने आप मिल जाता है, ठीक है? और दिस क्रॉस रोलिंग एक्शन मेक्स द मेटल फ्राइबल at the center, which is then easily pierced and given a cylindrical shape by the central piercing mandrel. Mandrel है एक cylindrical shape को maintain करने के लिए, ठीक है? तो mandrel जो होती है that is basically to maintain cylindrical shape, to maintain the cylindrical shape. तो मैंडल सिलेंड्रिकल शेप को मेंटेन करने के लिए माय डियर होती है. अब ये वही सारे प्रोसेस है जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ. 2 हाई रोलिंग मिल, 3 हाई रोलिंग मिल, 4 हाई रोलिंग मिल, क्लस्टर मिल, ये सब आप देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना? ये सारे रोलिंग प्रोसेस हमने देखे थे. इसके बाद लुब्रिकेशन. दिस इज द लास्ट स्लाइड. लुब्रिकेशन फॉर रोलिंग प्रोसेस. तो माय डियर, हॉट रोलिंग में अलग तरह के लुब्रिकेंट्स होते हैं, कोल्ड रोलिंग में अलग तरह के लुब्रिकेंट्स होते हैं. अब माय डियर, अगर हम हॉट रोलिंग में फेरस मेटल्स की बात कर रहे हैं तो बिना किसी लुब्रिकेंट के काम चल जाता है. अब यही हॉट रोलिंग प्रोसेस नॉन फेरस मटेरियल की होती है तो हम कंपाउंडेड ऑयल, इमल्शंस एंड फैटी एसिड्स को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट. कोल्ड रोलिंग में माय डियर वाटर सोल्यूबल ऑयल्स, लो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट सच एज मिनरल एंड इमल्शन, पैराफिन एंड फैटी एसिड्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट. भाई ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव मोशन है तो हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं. और वैसे भी हम बेसिकली और भी रीजंस होते हैं, क्योंकि प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर के कारण वेल्डिंग जैसी सिचुएशंस ना आए, तो इसलिए भी लुब्रिकेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं. तो माय डियर, ये लुब्रिकेंट्स भी आपको ईएससी या गेट पी&आई में पूछे जा सकते हैं. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. सो माय डियर, उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड्स वाले पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं आई होगी. इसको ऐसे पढ़ाना मेरी मजबूरी था क्योंकि अभी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू द डायग्राम्स. तो द डायग्राम्स इसी तरीके से मैं आपको शो कर सकता था, क्योंकि बिना डायग्राम्स देखे इट वाज नॉट फिजिबल टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस. और इनके डायग्राम बनाना अपने आप में आप समझ सकते हैं, ये डायग्राम 3D है तो इनको बनाना उतना फिजिबल नहीं है. तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार स्लाइड्स दिखा दी जाए जिससे आपको ये पता लग जाए कौन सा प्रोसेस कैसा है. बाकी रही बात क्वेश्चंस की, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे रिंग रोलिंग में थिकनेस, डायमीटर और किस मटेरियल के रोलर बने होते हैं. इसी तरह शीट रोलिंग में कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा सकता है. रोल फॉर्मिंग जो है उसमें स्पेसिफिक शेप्स देना एक इंपॉर्टेंट, जैसे आई सेक्शन वगैरह दिए जा सकते हैं. रोल बेंडिंग में आपको जैसे मैंने बोला, इट इज आल्सो नोन एज 3 पॉइंट बेंडिंग प्रोसेस. कोई स्पेशल कर्वेचर आपको देना हो तो उसके लिए. इसी तरीके से शेप रोलिंग में जैसे मैंने आपको बताया टिन शेड जैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं. पैक रोलिंग हम पहले ही पढ़ चुके थे. थ्रेड रोलिंग में जैसे मैंने आपको बताया 2 ब्लैंक होते हैं, उसके बीच में हम जो होता है उसको थ्रेड ब्लैंक को घुमाते हैं जिससे कि थ्रेड्स बन जाते हैं. अब ये तो मेजर, माइनर, डायमीटर के बारे में बात की है, मशीन डिजाइन में आप देखते ही हो. फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स हम पढ़ने वाले हैं. जब हम मैन्युफैक्चरिंग गियर्स मेटल कटिंग में पढ़ेंगे उसी समय पढ़ेंगे. रोलिंग एक छोटा सा पार्ट है उसका. एंड माय डियर, फिर रोल पियर्सिंग जनरली जैसा मैंने आपसे बोला होलो शेप्स के लिए प्रोड्यूस होता है. अब ये 2 रोलर्स किसी एंगल पे हैं जो कि मैंने बताया 4.5 से 5.5 डिग्री. बीच में मैंड्रिल रखी हुई है और मैंड्रिल सिलेंड्रिकल शेप बनाए रखने के लिए है. और ये एक्सियल मूवमेंट को हेल्प करता है क्योंकि ये किसी एंगल पे, अगर रोलर एंगल पे नहीं होते तो एक्सियल मूवमेंट को ये जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका एंगल होने का ये बेनिफिट है वैसे, ठीक है. हालांकि वैसे भी हमने कंडीशंस ऑफ सेल्फ एंट्री पढ़ी थी, बट दिस गिव्स एक्स्ट्रा एडवांटेज विद दैट, ठीक है. तो इस तरीके से रोल पियर्सिंग हुआ. फिर इसके बाद जो है, जैसा मैंने आपको बोला, लुब्रिकेशन आपको याद ही करने. तो ये पोर्शन समझाने लायक कुछ था नहीं, बस आपको एक बार देखना था कि किस किस तरह के रोलिंग प्रोसेस हो सकते हैं. तो इनमें एक एक 2-2 पॉइंट नोट करने वाले हैं जो आप याद रख सकते हैं. और रोलिंग के लुब्रिकेंट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे अगर आते हैं. इनमें से कौन सी चीज एज अ लुब्रिकेंट यूज होती है तो ये आपके सामने है. विद दैट माय डियर, रोलिंग की टाइप्स हमने कवर कर ली है, ठीक है. क्वेश्चन हम लेक्चर के थ्रू देख ही रहे हैं, तो आई फील यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दैट. चलिए तो देखते हैं आगे. और इसके रोलिंग के बाद अब हम एक्सट्रूजन से शुरू करेंगे, एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग से, ठीक है. चलिए तो मिलते हैं फिर. गुड बाय टिल देन.